मंच पर विराजमान गांधी स्मृति संस्थान के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय गोयल जी, आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, आदरणीय महेश शर्मा जी, आदरणीय वी सतीश जी, आदरणीय संगीता जेटली जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आभारी हूँ श्री विजय गोयल जी का, जिनके कारण मुझे ये अवसर मिल सका है। कुछ दिन पहले बातचीत में उन्होंने कहा था कि एक दिन गांधी स्मृति संस्थान में आपको आना चाहिए। मैंने कहा था मैं अभी बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है, किसी दिन दिल्ली आऊँगा तो मैं ज़रूर आपके कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे लगा कि मुझे अपने विचार रखने हैं। 5 वर्ष मेरे 7 अगस्त को पूरे हो जाएंगे, लेकिन पत्रकार की तरह एक लंबी फहरिस्त प्रश्नों की विजय गोयल जी ने रख दी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात इस तरह से कहूं कि शायद उसमें से कुछ उत्तर मिल सके। सबसे पहले मैं पूज्य बापू को नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज गांधी आर्ट गैलरी का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। इस लोकार्पण के साथ विजय जी के साथ किया गया वायदा भी आज पूरा हुआ। बातचीत में उन्होंने कहा था कि आपको विषय यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर में 5 साल में क्या हुआ, शांति कैसे आई। तो एक तो सबसे पहले मैं विजय जी को हृदय से बधाई देना चाहूँगा। एक अत्यंत सार्थक अर्थपूर्ण इनिशिएटिव आपने यहाँ आकर के प्रारंभ किया है। मैं पूज्य बापू को युगांतकारी महापुरुष मानता हूँ और मुझे लगता है कि उनका दर्शन शाश्वत है और जिनका मार्गदर्शन आने वाले अनेक सदियों तक पूरी मानवता को नई राह दिखाता रहेगा। जम्मू कश्मीर और बापू का संबंध बड़ा आत्मीय और गहरा था, लेकिन उस विषय पर अपनी बात रखूं उसके पहले मैं उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से छलके तेजस्वी भरे दर्शन के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इतिहास में पूज्य बापू पहले महापुरुष हुए जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को एक शक्तिशाली सत्ता को चुनौती देने वाले हथियार के रूप में प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। वो कहते भी थे कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति आत्मा की होती है और शांति इसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उन्होंने शांति को रूपांतरण के सबसे सशक्त माध्यम के रूप में पूरी दुनिया के सामने रखा। ये भी संकेत दिया उन्होंने कि शक्तिशाली का ही सम्मान होता है। और हरिजन के 8 सितंबर 1946 के अंक में उन्होंने अहिंसा में भी वीर की अहिंसा की एक अलग परिभाषा दी थी और कहा था कि अहिंसा के लिए किसी बाह्य प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल 2 बातें चाहिए, बदला लेने के लिए भी मारने की इच्छा से विरति और प्रतिशोध की भावना मन में लाए बगैर मौत का सामना करने का साहस। उससे पहले 20 जुलाई 1935 को हरिजन के ही एक अंक में बापू ने लिखा कि कोई व्यक्ति अहिंसा को समझ सके, इससे पहले उसे ये सिखाना होगा कि जब आक्रमणकारी उस पर हावी होने की आशा रखता हो तब भी वो अटल रहकर अपनी रक्षा के प्रयत्न में मरने को तैयार रहे। इसके विपरीत व्यवहार करना, उसकी कायरता पर मुहर लगाना होगा और उसे अहिंसा से दूर ले जाना होगा। मैं बदला लेने में उसकी प्रत्यक्ष सहायता नहीं कर सकता, लेकिन मुझे किसी कायर को तथाकथित अहिंसा की आड़ भी नहीं लेने देनी चाहिए।
ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि इंसान को अपने पौरुष और अपने सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। यंग इंडिया के अपने एक दूसरे लेख में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ केवल कायरता और हिंसा में से एक का चुनाव करना है, वहाँ मैं हिंसा को चुनूँगा। कायर की भांति अपने अपमान का साक्षी बनने की अपेक्षा भारत के लिए अपने सम्मान की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लेना मैं ज़्यादा अच्छा समझूंगा। बापू के सपनों के अनुरूप आज वही पराक्रमी भारत अपने पुरुषार्थ से नित्य नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। बात मैं पहलगांव से ही शुरू करता हूं। 26 नागरिकों की बर्बर हत्या निर्दोष बेकसूर लोगों की 22 अप्रैल को हुई। आप भी जानते हैं, देश और दुनिया भी जानती है कि ये नृशंस हत्या पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने की। कई सवाल विजय जी ने उसके संदर्भ में पूछा है। जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया उनकी पहचान स्पष्ट रूप से हो चुकी है, एनआईए जांच कर रही है। उनकी तस्वीरें, उनके नाम ये पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से आ चुके हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती है। आज यहाँ से ये कहना कि कब वो विजय जी खुशखबरी सुनेंगे, वो तिथि बताना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में मैंने देखा है कि किसी भी तंजीम का बड़ा से बड़ा कमांडर बचा नहीं है। इनका भी हश्र वही होना है। उस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शूरवीरों ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय सेना को या भारत को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। दावे पाकिस्तान के जितने भी हों, लेकिन एक भी प्रमाण दुनिया ने न देखा न वो दिखा सका। हमारे प्रमाणों की ज़रूरत अब नहीं है कि किसी को बताया जाए। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार दिखाई पड़ा है कि भारत में निर्मित इंडिजिनस इक्विपमेंट के द्वारा भारतीय सेना ने जो पौरुष दिखाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मुझे लगता है कि इसके साथ ही बापू के दर्शन शांति, सहयोग और सद्भाव के अनुरूप ग्लोबल साउथ हो, ग्लोबल नॉर्थ हो, इसमें भी भारत शांति के प्रयास का अग्रणी देश बन गया है और पूरे विश्व को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का रास्ता दिखाने की ओर अग्रसर भी है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष की यात्रा में बापू के विचारों और दर्शन का बड़ा मजबूत आधार है। हमारी नीति कभी भी विस्तारवादी नहीं रही है। हमारी नीति शांति की रही है। हमारी नीति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखा जाए तो आज़ादी मिलने के चंद घंटों के चंद महीनों के भीतर ही पाकिस्तान ने आक्रमण वहाँ कर दिया था। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर कोई नया देश या कोई नया परिवार निर्मित होता है तो उसकी प्राथमिकता में अपने परिवार की समृद्धि, अपने नागरिकों का कल्याण होता है। लेकिन जन्म से ही पाकिस्तान, जो हमारा दुर्भाग्य से पड़ोसी मुल्क है, आतंक उसकी उस समय भी घोषित पॉलिसी थी, स्टेट पॉलिसी थी और आतंक फैलाना उसने नया नहीं शुरू किया है, आज़ादी मिलने के तुरंत बाद ही शुरू किया है, जिसे कबायली आक्रमण हम कहते हैं। वास्तव में वो पाकिस्तानी सेना के भी लोग, बड़ी संख्या में वो लोग थे, बारामूला तक आ गए थे। मकबूल शेरवानी ने श्रीनगर का रास्ता उनसे पूछा, मकबूल शेरवानी ने गलत रास्ता बताया और उसके कारण भारतीय सेना का विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर सका। और फिर जो हुआ उसमें मैं अनावश्यक जाना नहीं चाहता, समय लगेगा। और इसलिए मैं बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंकवाद है। पूरे वैश्विक समाज को मिलकर पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकवाद के विष का समाप्त करना ही हो। किसी न किसी रूप में आतंकवाद
का ये ब्रीडिंग ग्राउंड पूरी दुनिया में हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार है। बापू और कश्मीर का संबंध कितना प्रगाढ़ था उसे इस बात से हम समझ सकते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद जब देश उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, तो जैसा आपने कहा कि 1 अगस्त को गए थे, 29 दिसंबर 1947 को भी गांधी जी ने एक व्याख्यान में प्रार्थना सभा में कहा कि इस अंधकार में जम्मू कश्मीर एक सितारा बनकर देश को रोशनी दिखाए। एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय नजर आई थी। अक्टूबर 1947 में जब बापू को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के आक्रमण के बर्बरता की खबर मिली थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को उस समय खबरदार करते हुए कहा था कि हिंसा से न व्यक्ति स्वयं को बचा सकता है और न ही धर्म को बचाया जा सकता है। और उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, कल वह हैदराबाद हो सकता है, परसों जूनागढ़ और फिर बाद में किसी अन्य राज्य को भी इस स्थिति को झेलना पड़ सकता है। ये सच है कि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। वह चाहते थे सब लोग शांति से रहें, लेकिन जब मासूमों पर बर्बर अत्याचार और आक्रमण हुआ, उनकी बेरहमी से हत्या की गई, औरतों की असमत लूटी गई, तब 29 अक्टूबर 1947 की पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक सभा में गांधी जी ने कहा था कि हमारी सेनाओं का आज कर्तव्य है कि वो आगे बढ़ें और दुश्मन आक्रमणकारियों को परास्त करें। 2 दिन बाद 31 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के लोगों पर पाकिस्तान द्वारा ढाए गए अत्याचार का जिक्र करते हुए उसी प्रार्थना सभा में बापू ने कहा, कश्मीर के लोग बहादुर हैं, सभी समुदाय वहाँ एकता के साथ रह रहे हैं। कश्मीरियों को आक्रमणकारियों से वापस जाने के लिए कहना चाहिए और यदि वे हमला करते हैं तो उन्हें कश्मीर के लोगों की लाशों पर चलना होगा। तब कोई भी हमारे सैनिकों को छू नहीं पाएगा। यदि वे मर जाते हैं तो वे अमर हो जाएंगे, हमारे चारों ओर का अंधकार मिट जाए और हम प्रकाश देख पाएँ। आज मेरी यही प्रार्थना है। मित्रों, गांधी जी जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की देखना चाहते थे। राष्ट्र तथा जनसेवा के लिए समर्पित उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि इंसान स्वयं को निष्काम सेवा के लिए अर्पित करके बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ आपने शुरुआत में ही बता दिया, जो विद्वान लोग बैठे हैं, मैं 1947 या जब से आतंकवाद शुरू हुआ तब से बात करूं, मुझे लगता है कि न इतना समय होगा, उतना उबाऊ भी होगा और दिक्कत भी होगी। लेकिन ये सच है कि वहाँ का आम जनमानस, वहाँ की पूरी व्यवस्था आतंकवाद से पीड़ित थी। 2019 के पश्चात मैं कह सकता हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला देश की संसद ने लिया, मैं मानता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था और उसका ये प्रतिफल है। और मैं समझता हूं कि उद्देश्य भी यही था कि जम्मू कश्मीर भयमुक्त हो, आतंकवाद से मुक्त हो, शांति के प्रतीक के रूप में देश के बाकी राज्यों की तरह वो भी अपनी जगह बना सके। मुख्य रूप से ये उद्देश्य रहा होगा। 7 अगस्त 2020 को मुझे प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की जिम्मेदारी दी थी। जब मैं गया था तो कोविड का काल था, चुनौतियां दूसरे प्रकार की थीं। इन 5 वर्षों के दौरान मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में खाका बड़ा स्पष्ट था कि जिस उद्देश्य के लिए देश की संसद ने, भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसका इंतज़ार लंबे समय से देश कर रहा था, जो उसका उद्देश्य है कैसे भेदभाव मुक्त जम्मू कश्मीर हो सके और सुरक्षा से कैसे मुक्त हो सके, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता
और सर्वपंथ संभाव कैसे स्थापित हो सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। 4 P's की मैं बात बराबर करता था, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल फर्स्ट। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बीते कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने ज़रूर एक लंबा सफ़र तय किया है। जनहित के अनेक ऐसे काम हुए हैं। कम समय में समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर ने लंबी दूरी तय की। आंकड़े गिनाऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन 2-3 बातों का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। ये सच है कि पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। अब पाकिस्तान के इशारे पर वहाँ कोई बंद काल नहीं होता। अब एकेडमिक कैलेंडर वहाँ जारी होता है। नाइट लाइफ का आनंद कश्मीर के लोग भी, जम्मू के लोग तो पहले रह रहे थे, अब लेते हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय भी देश में और दुनिया में अनेक प्रकार की शंकाएं व्यक्त की जाती थी, कैसे होगा। मैं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा मतदान भी हुआ, और गोली की बात छोड़िए, एक कंकड़ भी पूरे जम्मू कश्मीर में न कहीं चला, न कहीं एक रिगिंग की शिकायत आई। इस निष्पक्षतापूर्वक चुनाव को संपन्न कराने में चुनाव आयोग को सफलता मिली। कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो या जम्मू कश्मीर का, किसी ने एक भी आरोप अभी तक नहीं लगाया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में कोई पक्षपात हुआ, कोई गड़बड़ी हुई। ये सच है कि मोटे तौर पर एक समय था, अरविंद पंडिता जी बैठे हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ से विस्थापित हुए थे, मजबूरी में हुए थे। 150 से लेकर के 200 के आसपास लोकल टेररिस्ट, माने वहाँ के स्थानीय आतंकवादी रहते थे। एक भारत सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति रही है, और भारत सरकार भी विश्वास करती है उसी नीति को लेकर के जम्मू कश्मीर आगे भी बढ़ा है कि शांति खरीदी नहीं जा सकती, शांति को स्थापित करना पड़ता है। और एक प्रयास हुआ है कि शांति कैसे स्थापित हो, और मैं कह सकता हूँ कि लक्षण वही है कि शांति स्थापित, तो जो मैंने गिनाए आपको, न हड़ताल होती है, न पत्थरबाजी होती है। जिन तंजीमों का नाम आप जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर अब जिंदा नहीं है। लोकल रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा था, 150 के आसपास, 125, 150 ये लोकल टेररिस्ट होते थे। पिछले साल रिक्रूटमेंट 6 हुआ, और इस साल आज मैं खड़ा हूँ यहाँ 16 जुलाई को, तो इन 6-7 महीनों में एक लोकल रिक्रूटमेंट हुआ है। ये इस बात का संकेत देता है कि स्थानीय लोगों में अब आतंकवाद के प्रति आकर्षण नहीं है। 22 अप्रैल की घटना के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम या आम आदमी सड़क पर आया, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से वो खड़ा हुआ, वो मैं समझता हूँ कि शायद 5 साल में मैंने तो कभी नहीं देखा था। अनेक लोगों से मैंने बात की है, वो कहते हैं कि 50 वर्ष में भी ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा था। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी सहानुभूति है, कुछ लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, जो TRF अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखता है कि मेहमान हमारी तहजीब बिगाड़ रहे हैं, कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म फैलाई जा रही है। 2023 में एक बयान दिया गया कि ये जो ट्रेन आ रही है कश्मीर को, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन का एक टूल है। इस तरह के अनेक बयान हैं, और इन खतरनाक बयानों के कारण मैं समझता हूँ कि स्थिति बिगाड़ने की कोशिश होती है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर उसके आगे निकल गया है। अब वो समय बीत गया है कि आतंकवादी आकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ कर के बात करे। अब मैं समझता हूँ कि NIA का या जम्मू कश्मीर पुलिस का एक SP भी उसे कुर्सी नहीं देता है, ज़मीन पर ही बैठाता है। इसलिए स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। आतंकवादियों की संख्या कम करना, आतंकवादियों को एलिमिनेट करना, मैं समझता हूँ ये पूरा काम नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम काम करता था। उस पूरे टेरर इकोसिस्टम पर प्रहार, और ठीक से प्रहार, कौन उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाता था, कौन उन्हें शेल्टर देता था, टारगेट कौन आइडेंटिफाई करता था, उन्हें लॉजिस्टिक कौन प्रदान करता था,
और डीप इन्वेस्टिगेशन ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है जो रेडिकलाइजेशन करने में लोग लगे हुए थे, उन्हें भी चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मैं समझता हूं कि ये प्रमुख कारण रहे हैं। और 22 अप्रैल के बाद वो जो बंद हुआ या जिस तरह से लोग सड़क पर आए, मैं मानता हूं कि वो प्रायोजित नहीं था, क्योंकि जब मैं गया था तो ऐसी घटनाओं के बाद हम लोगों को प्रयत्न करना होता। ये स्वतः स्फूर्त था, स्पॉन्टेनियस था। इसका श्रेय कोई नहीं ले सकता है कि हमारे कारण ऐसा हुआ। जो लोग कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या धोखा देते हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसी भावना के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र रहा है। और जम्मू कश्मीर में इस आधार पर काम करने की कोशिश हुई है। जो सपना था कि हर एक वर्ग का विकास हो, गाँव का उत्थान हो, उनके पत्रों में, भाषणों में गांधी जी के बेहतर सामाजिक व्यवस्था, सुसंस्कृत की झलक मिलती है। जम्मू कश्मीर कितना बदला है, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। जब जिस साल मैं गया था 7 अगस्त को, तो जो चीफ सेक्रेटरी थे, अभी नीति आयोग में हैं, वो सुब्रमण्यम, तो मैंने उनसे कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्या तैयारी है? मेरा ख्याल है अगस्त 30 या 31 को। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ होता नहीं है। तो हमने कहा कि कार्यक्रम करना चाहिए। तो 2020 में 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर जो कार्यक्रम हुआ, वो राजभवन के एक छोटे से कमरे में 10 लोग थे। लेकिन उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि अब जो कार्यक्रम होता है, शिक्षकों को पुरस्कृत करना, विधिवत अच्छे ढंग से करना, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में ये होने लगा। और 7 सितंबर के ठीक बाद ये 2021 से और अब तक इस बार भी होगा, गांधी जयंती का कार्यक्रम वहाँ शुरू हो जाता है। पूरे 1 महीने पदयात्रा, विचार गोष्ठियाँ और अनेक गांधीवादी उन कार्यक्रमों में गए हैं। और जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम होता है, वो बड़ा कार्यक्रम होता है। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर या पूरे यूटी लेवल पर जो पुरस्कार हैं वो बांटे जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो एक मोटे तौर पर 1 महीने का एक कार्यक्रम शायद देश में केवल जम्मू कश्मीर में ही चलता है। और मैं मानता हूं कि वहाँ की नई पीढ़ी में अब इस बात की चेतना आई है, बापू के सपनों का जम्मू कश्मीर, एकता और शांति का जम्मू कश्मीर होगा। और इसलिए लोग भी आगे, कुछ लोग बयान देते हैं, रघुपति राघव राम पर भी साहब ये गवा रहे हैं जी साहब, मैं समझता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों में रुचि है, बच्चे और बच्चियाँ उसमें भाग लेते हैं। 21 मई मैंने फैसला किया कि हर स्कूल और हर पंचायत में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होगा, तिरंगा हर जगह फहराया जाएगा। मुझे पुलिस के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कहा साहब ये क्या कर रहे हैं, कोई 50-100 स्थान चिन्हित करिए, वहाँ हम लोग मिलकर करा देंगे। हमने कहा नहीं भाई, ये तो फैसला हो गया है कि हर पंचायत में होगा, हर स्कूल में होगा। और फैसला लेने के बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई आर्मी के ऑफिसर, पुलिस में भी लोगों ने जान लगाई और हर पंचायत में हुआ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, हर विद्यालय में हुआ। बुरहान वानी के बाप ने भी तिरंगा झंडा फहराया एक स्कूल पर। वही उस समय की सबसे बड़ी हेडलाइन थी। अब तो आदत पड़ गई, जो तिरंगा यात्रा देश भर में निकलती थी। मैं समझता हूँ कि डल के किनारे का जो दृश्य था वो जम्मू में तो पहले से होता था, लेकिन सुपैया, पुलवामा, कुलगांव, ये जो ज़िले दूसरे कारणों से जाने जाते थे, अब इनकी पहचान 10,000 युवा भारत का तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगाते हुए निकले। इसके कारण ये पहचान बदली है। नई पीढ़ी सर्वधर्म समभाव के मूल मंत्र को आत्मसात कर अपना नया भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रही है। अनेक अवसरों पर जम्मू कश्मीर में मैंने ख़ास तौर से युवाओं से कहा है कि कुछ तत्व ऐसे होंगे जो तुम्हें भटकाएंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें हिंसा की तरफ धकेलेंगे, लेकिन हिंसा से समाज दुर्बल होगा, बिखर जाएगा। इससे जम्मू कश्मीर नहीं बन सकता। युवाओं को शांति, सद्भावना, प्रेम का रास्ता दिखाकर
उन्हें समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण की तरफ लगाया जाए, इसकी कोशिश हुई है। कुछ तथ्य अगर मैं कहूँ तो 5 वर्ष में जम्मू कश्मीर की इकॉनमी डबल हो गई। ये मैं इसलिए उद्धृत करना चाहता हूँ कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2020 में जब मैं गया था, वहाँ एक बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक, जिस पर जम्मू कश्मीर सरकार का नियंत्रण होता है, 1300 करोड़ घाटे में था। आज वो 1700 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है और देश के अच्छे बैंकों में माना जाता है। आज युवाओं का एक बड़ा वर्ग वहाँ सृजन के लिए समर्पित है। मुझे प्रसन्नता है वह समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। बदलाव की यह बयार हमारे पड़ोसी को पसंद नहीं आती। आप में से अनेक लोग कश्मीर जाते हैं, जो उपराज्यपाल के नाते काम है वो तो है। आपने आंकड़ा बताया 2023 का, मैं पिछले साल का बताता हूँ। 2 करोड़ 38 लाख पर्यटक वहाँ आए थे। पहली बार G20 की बैठक का आयोजन हुआ, कोई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट पहली बार जम्मू कश्मीर में हुई थी। देश दुनिया की निगाहें थीं। वैसे वो टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की बैठक थी, लेकिन चर्चा उसकी दुनिया में मेन बैठक जो गोवा में उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो श्रीनगर में हो रही थी। उसके बाद से फॉरेन टूरिस्ट का इन्फ्लक्स भी बहुत बढ़ा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कह रहा था कि जो काम है वो तो है, एक काम और हो गया था कि कबीराज जी जैसे बड़े भाई या देश में कहीं से कोई फ़ोन करता था कि मेरे फलां परिचित जा रहे हैं, होटल में जगह नहीं मिले, ज़रा इनका प्रबंध करा दीजिए, वो भुगतान सब करेंगे। ये स्थिति हो गई थी। और जिसके पास एक होटल था, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसका कम से कम एक नया होटल तो पिछले 4 साल में ज़रूर बना है, कई ने 2-3 बनाए। और अगर मैं सामान्य रूप से कहूँ तो पिछले 4 वर्षों में कश्मीर घाटी के अंदर केवल 5000 से ज़्यादा नए होटल बने। 5000 से ज़्यादा, उसमें 100 करोड़ 200 करोड़ के भी हैं, ब्रांडेड होटल भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। अगर 10 करोड़ आप एक होटल पर लागत लगावें तो ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसमें 90% इन्वेस्टमेंट लोकल है। 10% उस खाते में मैं रख रहा हूँ कि कोई मुंबई का ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर होगा, कोई दिल्ली का होगा, कोई कोलकाता का, उसने किसी के साथ थोड़ा हिस्सा लगाया होगा। तो ये 50,000 करोड़, ये पीस के स्टेक होल्डर बढ़ गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक होटल के पीछे 3 गाड़ी रखिए तो 15,000 नई गाड़ियाँ ली गई। ये पीस के स्टेक होल्डर है। और वो शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, खोमचे वाला हो, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट पश्मीना बेचने वाला हो, कालीन बेचने वाला हो, जो समृद्धि वहाँ आई है, मैं समझता हूँ कि इसका आनंद अब वहाँ के लोगों ने लिया है। और वो जानते हैं कि अब हमारा कोई भविष्य पाकिस्तान के साथ नहीं है। किसी ने मुझसे कहा कि आप क्या मानते हैं 5 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि? हमने कहा कि पहली बड़ी उपलब्धि कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दी गई। दूसरी बात उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मैं यही कहूँगा कि अब जम्मू कश्मीर भारत के साथ इंटीग्रेट हो गया है। कुछ लोग हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 99% लोग अब भारत के साथ इंटीग्रेट हो गए, ऐसा वो दिल से मानते। अब पहलगांव की घटना हुई क्यों, मैंने इसके पीछे उद्देश्य क्या होगा? मुझे लगता है सीधे स्पष्ट तौर पर किसी को समझ में आ सकता है। एक तो कम्युनल लाइन पर डिवीज़न हो जाए, दूसरा जम्मू कश्मीर के जो लोग देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं उन पर आक्रमण हो, ताकि फिर से कश्मीर के लोग ये फील करें कि हम देश के साथ नहीं, वो एलिनिएट हो जाएं। और तीसरा, जो इकॉनमी यहाँ की बढ़ रही थी, आर्थिक स्थिति, क्योंकि आर्थिक तरक्की होगी तो पत्थर फेंकने वाले नहीं मिलेंगे 500 रुपये 200 रुपये पर, और उनको मिल नहीं रहे। तो एक बार फिर से विपन्नता आवे तो शायद रिक्रूटमेंट हम फिर से कर सकेंगे। मुझे लगता है कि इसको अब वहाँ के लोगों ने समझा है। और जो मैंने कहा कि 22 अप्रैल के बाद 1 दिन 2 दिन नहीं, हफ्तों ये प्रदर्शन चला। और एक बात हम सब जानते हैं, जहाँ भी दुनिया भर में आतंकवाद है या जिन्हें हम कॉन्फ्लिक्ट जोन कहते हैं, जब स्थानीय समर्थन, वहाँ के लोगों का समर्थन समाप्त हो जाता है तो सुरक्षा बल और पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर लेते हैं। मैं इसमें ये मानता हूँ कि जो बदलाव हुआ है, निश्चित रूप से शायद अब ऑक्सीजन और खाद तो उन्हें नहीं मिलेगी, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो, जिस उद्देश्य से 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था संसद के द्वारा।
अभी उस घटना के बाद डल के किनारे एक मीडिया के साथी यहाँ से गए थे। उन्होंने एक 10 साल के बच्चे से पूछा कि पहलगाम हमले के पीछे कौन है। बड़े इनोसेंट भाव से उस बच्चे ने कहा कि यह आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया है। 10 साल के बच्चे ने कहा। और दूसरी बात उसने कही, इसके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है। उस बच्चे के जवाब में मैं समझता हूँ कि परिवर्तन का स्पष्ट प्रमाण छिपा हुआ है। वह बच्चा पिछले 5 वर्षों में आए परिवर्तन को समझते हुए बड़ा हुआ है। वह जानता है कि आतंक का केंद्र पाकिस्तान है और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन भी पाकिस्तान है। नई पीढ़ी के अलावा पुरानी पीढ़ी के लोगों के सोच में भी बदलाव आया है। उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका भविष्य केवल और केवल भारत के साथ है। पाकिस्तान से बर्बादी, गरीबी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद 6 जून को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर से, कटरा से श्रीनगर रेल रवाना किया और श्रीनगर से रेल कटरा भी आई। कटरा इसलिए आई कि जम्मू में नया रेलवे का डिविजनल कार्यालय बना है, नए प्लेटफार्म बने, सितंबर में वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो जो सपना था कश्मीर से कन्याकुमारी, फिजिकली भी मैं समझता हूँ कि रेल के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुड़ जाएगा। वो सपना भी देश जल्द ही पूरा होते हुए देखेगा। और मुझे लगता है कि पहली बार आम कश्मीरी अपनी मर्जी से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हुआ है। अब वहाँ इनोवेशन और स्टार्टअप की चर्चा होती है। जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, IIT, IIM, निफ्ट, 2 एम्स, 3 और 4 नहीं 7 नए मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ दिए हैं। 500 MBBS की सीटें वहाँ बढ़ गई पहले की तुलना में। तो ये क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ के। और अगर मैं ग्रामीण सड़कों की बात करूं तो आप सब जानते हैं आदरणीय वाजपेयी ये प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसी समय प्रारंभ हुई थी। उस समय जो मानक तय थे कि देश में 1000 आबादी के जो गांव हैं उनको अच्छी सड़कों से जोड़ा जाएगा। बाद में उस मानक में बदलाव किया गया, 500 किया गया, लेकिन वो हिली स्टेट्स के लिए आबादी 250 रखी गई। तो 2001 के सेंसस के आधार पर जो गांव थे वो सब जोड़ दिए गए थे पिछले 4 वर्षों में। अब 2011 के सेंसस के आधार पर जो गांव है उसके लिए भी भारत सरकार ने 4400 करोड़ रुपए देकर 297 सड़कें स्वीकृत की हैं। मैं समझता हूँ वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं कहा कि अब इनोवेशन और स्टार्टअप पर भी वहाँ का नौजवान फोकस कर रहा है और कम समय में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए नई बात थी, वहाँ तो दूसरी चीज़ों की गणना होती थी। 1013 स्टार्टअप हमारे DPIIT से मान्यता प्राप्त हैं और उसका जो दूसरा प्रबल पक्ष है 1/3 से ज़्यादा महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही हैं। इस बदलाव का जिक्र करते हुए 2 महत्वपूर्ण दर्शन बापू के मैं उनका जिक्र करूंगा, जो शांति की ओर तेजी से बढ़ रहे आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक है। पहला है स्वराज। स्वराज से उनका तात्पर्य एक ऐसे समाज से था जो अपने मूल्यों को संरक्षित रखते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। जून 1924 में यंग इंडिया के लेख में गांधी जी ने लिखा, स्वराज से मेरा आशय अपनी सभ्यता की पहचान को अक्षुण्ण रखना है। मैं कई नई बातें लिखना चाहता हूँ, लेकिन सभी बातें भारतीय स्लेट पर ही लिखी जानी चाहिए। उन्हीं मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए जम्मू कश्मीर में जो भेदभाव की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई। सामाजिक न्याय और सामाजिक समता का बीज 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से बो दिया गया। अब जो डिफरेंट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो एक छोटी घटना बता के तब उन पर आता हूँ। जिस साल मैं गया था तो अक्टूबर के अंतिम फ्राइडे को, शुक्रवार को, वहाँ दरबार मूव होता था। सुब्रमण्यम साहब आए, कहा कि साहब वो आपको चलना होगा सेक्रेटेरिएट इस तारीख को। हमने कहा क्या है? तो कहा साहब दरबार मूव। मैं जानता नहीं था दरबार मूव क्या है। तो जब मैं गया, जो दृश्य देखा तो 247 ट्रकों पर फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हो रही थी। मुझे बताया गया कि 800 कमरे 6 महीने जम्मू में किराए पर लिए जाते हैं और 1000 कमरे होटल में श्रीनगर में लिए जाते हैं।
तो उस दिन तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मैं तय किया कि मई में जब हम आएंगे, अप्रैल के लास्ट फ्राइडे को जब जम्मू से श्रीनगर, तो कोई ट्रक फाइल लेकर नहीं जाएगी। फिर वो ई ऑफिस हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज वहाँ, और आज देश में सबसे ज़्यादा 1140 ऑनलाइन सर्विसेज जम्मू कश्मीर में ही है। वो फर्स्ट है सभी स्टेट और यूटी मिला करके। दूसरी एक समस्या थी लैंड रिकॉर्ड की, उर्दू में ही था, वहाँ का पटवारी कलेक्टर से ज़्यादा ताकतवर था। और मैंने एक बार जब डिजिटाइजेशन हो रहा था तो एक कार्यक्रम मैंने कहा कि अगर उस समय डिजिटाइजेशन का युग रहा होता तो भगवान कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व मौजूद था, फिर भी महाभारत हो गया 5 गांव के लिए। उराग दरबारी का नाम आपने सुना है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, श्री लाल शुक्ल का। उसमें एक पात्र है लंगड़। लंगड़ माने भोजपुरी में जिसका पैर खराब है, तो उसका एक पैर खराब था। वो बेचारा अपने लैंड रिकॉर्ड के लिए पटवारी के पास दौड़ता था, रेवेन्यू अफसर के पास। दौड़ते दौड़ते लगा कि उसका दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा, तो उसने जाना बंद कर दिया। अब लैंड डिजिटाइजेशन हो गया पूरी तरह से, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ये तीनों में लैंड रिकॉर्ड और पासबुक सबको उपलब्ध करा दी गई है। वंचित वर्ग हो, आदिवासी समुदाय हो, जो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं वो उन्हें मिल गए हैं। महिलाओं के साथ जो भेदभाव था वहाँ की हैं, वो आ गई, शादी दूसरी जगह हो गई तो पिता की संपत्ति से अधिकार से वंचित हो जाती थी लोग। ये कानून भी बदल गया, बड़ा अन्याय था। एक ऐसा ढांचा तैयार हो जहाँ सभी गांव अपने संसाधन और अपनी जनशक्ति द्वारा समाज को आत्मनिर्भर बना सकें। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पहली बार लागू हुआ। देर से लागू जरूर हुआ, लेकिन फंड, फंक्शन और फंक्शनरी कई लोग देश के कई राज्यों में मानते हैं कि बहुत ही आदर्श स्थिति है। मैं बड़ी चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि जितने कम समय में फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों पंचायती राज व्यवस्था को दी गई, देश के किसी राज्य से हम मुकाबला करने के लिए इसमें तैयार हैं। 70% आबादी वहाँ की कृषि, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर अपना जीवन यापन करती है। प्रकृति ने वहाँ सुंदरता ही नहीं दी, मौसम भी ऐसा दिया है, प्रचुर पानी दिया है। HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान 2022 में हम लोगों ने बनवाया था। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की सहायता से बनाया था। उद्देश्य ये था कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की GDP को 5 साल में कैसे दुगुना किया जा सके, और 29 प्रोजेक्ट उसमें बनाए गए। कोई प्रोजेक्ट साइलो में नहीं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जम्मू कश्मीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाए गए। फॉडर डेफिसिट है, 40% फॉडर वहाँ होता है, कैसे 5 साल बाद इसे हम 80% ले जा सकते हैं। मिल्क डेफिसिट थी, मिल्क सरप्लस हम कैसे हो सकते हैं। मिल्क की प्रोसेसिंग 1 लाख लीटर होती थी, आज 5 लाख लीटर हो रही है। 5 साल बाद मैंने 3 साल और बचे हैं, 10 लाख लीटर पर डे प्रोसेसिंग होगी। मीट एक बड़ी मात्रा में उसका उपयोग होता है, बाहर से ही आता है, उसमें हम 75% वहाँ प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। ट्राउट का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस, सेब का उत्पादन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, केवल बढ़ाना नहीं, उत्पादन भी उसका बढ़ाना। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, 29 प्रोजेक्ट बताना समय नहीं है। तो आप जानते हैं रविंद्र पंडिता जी कि वहाँ सरसों माने मस्टर्ड की खेती नहीं होती थी ना। पिछले 3 साल से सरसों की खेती हमने शुरू करवाई। हमने क्या, उस मैंने HADP की जो 29 प्रोजेक्ट है उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है। अब सामान्य रूप से मस्टर्ड की खेती होने लगी तो किसी को यही समझ में आएगा कि सरसों की खेती हो रही तो सरसों का तेल हो जाएगा, लोग खाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ उसके 3 फायदे। एक, आप सब जानते हैं कि मोटे तौर पर 34% ही तेल निकलता है, 35% बाकी ऑयल केक, जिसे हिंदी में खली हम लोग कहते हैं अपने इलाके में, तो फॉडर डेफिसिट कम करने में वो मदद करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ, हनी और बी कीपिंग में जो किसान हैं, पूरे कश्मीर वैली में मधुमक्खियाँ 30 दिन 35 दिन पहले आ गईं, जिसके कारण उनकी आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ और वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 2021 तक वहाँ कुल निजी क्षेत्र का जो निवेश था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14,000 करोड़ था, क्योंकि ज़मीन तो वहाँ मिलती नहीं थी। भारत सरकार के सहयोग से न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी और मैं इस सभागार में अनेक विद्वान लोगों के बीच ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि देश के किसी राज्य में
वैसा इंसेंटिव नहीं था जो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने दिया। और कम समय में, वो पॉलिसी 7 साल के लिए थी, लेकिन 2.5 साल में ही जो पूरा इंसेंटिव था वो समाप्त हो गया। सामान्य तौर पर देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि इंसेंटिव भारत सरकार जो तय करे वो 7 साल, वो 2.5 साल में ही समाप्त है। लैंड बैंक की वहाँ दिक्कत थी, लैंड बैंक बढ़ गया है और आज 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो रियलाइज हो गया, माने प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया। 28 से 30,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेज पर है। कोई 3 महीने में पूरा होगा, कोई 4 महीने में पूरा होगा, कोई 6 महीने में पूरा होगा, कोई 8 महीने में पूरा होगा। अभी प्रस्ताव 60,000 करोड़ से ज़्यादा के हैं। अब आगे क्या होगा इस समय बताएगा। तो इंडस्ट्री की चर्चा की, टूरिज़्म की चर्चा की, एग्रीकल्चर रिलेटेड की चर्चा की, अब एजुकेशन की चर्चा करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो जो करिकुलम था उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। वो ऐसा है जिस पर देश में कहीं आपत्ति नहीं उठ सकती। ठीक किया गया, अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ और विद्यालय हैं जो अभी, तो उनका भी इलाज 2 महीने में हो जाएगा, 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो वो सब सरकार के नियंत्रण में ही चलेंगे, सरकार के बाद नहीं चलेंगे। अगर उच्च शिक्षा की मैं बात करूँ तो 2 हमारी यूनिवर्सिटीज़ को A++ जम्मू यूनिवर्सिटी को और कश्मीर यूनिवर्सिटी को अभी इस वर्ष मिला है, जो मैं समझता हूँ कि यूजीसी ने या NAC ने जो क्राइटेरिया बनाई है वो सर्वोच्च क्राइटेरिया है। और जो प्रोग्राम हायर एजुकेशन में शुरू हुआ है वहाँ डिज़ाइन योर ओन डिग्री, अभी एक कमेटी गई थी शिक्षा मंत्रालय की, तो उस कमेटी ने कहा कि साहब हम लोग भी यूजीसी को रिकमेंड करेंगे कि देश के बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन लेटर एंड स्पिरिट लागू करने का वास्तव में प्रयत्न हुआ है। कितना परिणाम आएगा ये समय बताएगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ईमानदारी पूर्वक कोशिश हुई है। और एक दूसरी बात उसमें ज़रूर मेंशन करूंगा कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में मैं जाता रहा। गोल्ड मेडल जब मिलता है तो एवरेज मिनिमम 75% बच्चियों को ही मिलता है। एक जम्मू में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो आश्चर्यचकित रह गया मैं, 15 में से 14 गोल्ड मेडल बच्चियाँ ही ले गई एग्रीकल्चर की, एक उसमें बच्चा। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन है। लंबे समय के बाद अनेक ऐसे लोग थे जो मुख्य धारा से जुड़े हैं। भारत सरकार की योजनाएं पूरी तरह लागू हों इसका प्रयत्न किया गया है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे इसकी कोशिश की गई है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से शांति और विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर ने कई पड़ाव पार किए हैं, आने वाले दिनों में उसका भी योगदान विकसित भारत के निर्माण में हो, इसकी कोशिश हो रही है। स्वदेशी भी बापू का एक दर्शन था। हस्तकला और शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए लघु उद्योग बड़े महत्वपूर्ण हैं। बापू ने यंग इंडिया के अपने लेख में लिखा कि बस एक उद्योग पुनर्जीवित हो जाए तो अन्य सभी उद्योग उसका अनुगमन कर सकेंगे। लघु, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना ये जम्मू कश्मीर का विजन रहा है। और आंकड़ों के हिसाब से मैं कहूँ कि 5 वर्षों में नहीं, 4 वर्षों में जो एक्सपोर्ट होता था वो डबल से ज़्यादा हो गया है, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो चाहे हैंडलूम। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्वयं सहायता समूह और KVIC के जरिए भी अनेक प्रयास हुए हैं। भारत सरकार योजना चलाती है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर की आबादी पूरे देश की आबादी की 1% है और लगातार 3 वर्ष से PMEGP में नंबर 1 जम्मू कश्मीर ही आता है। ये जम्मू कश्मीर की यात्रा है पिछले 4-5 वर्षों से। मैंने बताया युवा, महिला। अब मुझे लगता है कि अब यह कालखंड जम्मू कश्मीर की जीवन यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। अनेक नए कीर्तिमान इसने स्थापित किए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी बड़ा लंबा सफ़र, मीलों सफ़र तय करना है। और ये बात सबको मालूम है कि विकास तभी होगा जब शांति रहेगी। बिना शांति के कोई विकास नहीं हो सकता है। तो किसी भी विकास, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, आर्थिक विकास हो, शांति पूर्व शर्त होती है। और मुझे यकीन है
जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की नीति द्वारा मजबूत नींव तैयार की गई है, आगे भी मैं समझता हूँ कि इस रास्ते पर जम्मू कश्मीर चलेगा। और जो देश चाहता है कि जम्मू कश्मीर, जैसे गृह मंत्री जी ने एक दिन कहा, कोई तारीख बताई कि नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि वो दिन भी देश देख सके, इसकी हर कोशिश की जाएगी। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, बापू को फिर से नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।